स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का है ना सिविक्स पढ़ेंगे। सिविक्स में है ना इसमें मतलब दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। यानी कि सत्ता में साझेदारी के लिए मैंने कैसे कैसे कार्यप्रणाली बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग सत्ता में साझेदारी, इसमें पढ़ना है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े कि जाति, धर्म, रंग, भाषा, लिंग के आधार पे जब लोगों को मतलब सामुदायिक पहचान नहीं मिलता है ना, और उचित पहचान और सत्ता में साझेदारी नहीं मिलता है तो विभाजन हो जाता है, असंतोष हो जाता है, टकराव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें पढ़ना है कि सत्ता में साझेदारी कैसे होता है, सत्ता में साझेदारी कार्यप्रणाली क्या होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें हम संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, भारत में किस तरह की सरकार काम कर रही है ना, सरकार का बंटवारा किस स्तर पे हुआ किया गया है ना। विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण से आप क्या समझते हैं, सब इसमें जानना है आपको है। ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर देखिए बेल्जियम में, श्रीलंका में, भारत में कई तरह का सामाजिक टकराव हुआ, सामाजिक असंतोष उत्पन्न हुआ है ना। तो इसमें आपको यही पढ़ना है कि लगभग इसमें आखिर कैसे इतने सारे वर्ग को, इतने सारे धर्म को, इतने सारे जाति को है ना सत्ता में साझेदारी करके उनको उचित पहचान और सत्ता में भागीदारी किया जाता है। देखिए, तो लंबे समय से लगभग ये मान्यता चलते आ रहा था है ना कि सत्ता में मतलब सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। जैसे पहले हमारे यहाँ राजाओं का जब शासन होता था, ठीक है, तो लोग का मानना था कि मतलब सत्ता में विभाजन, मतलब सत्ता में जो शक्ति होता है, शक्ति का हम बंटवारा नहीं कर सकते हैं, मतलब सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यही रहा इन लोगों की शासन कभी भी रहे तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहना चाहिए, है ना, शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव है नहीं, पहले के लोगों का मान्यता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देखिए मतलब जैसे लोगों का मानना तो उस समय कि बंटवारा नहीं कर सकते सत्ता का, क्योंकि इससे शक्ति बिखर जाता है ना, सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। तो ये चलता था राजतंत्र में, साम्यवादी में चलता है, सैनिक शासन में चलता है। लेकिन देखिए लोकतंत्र का सबसे अच्छा बात है, सबसे खूबसूरती यही है ना कि इसमें मतलब इसका प्रमुख आधार ही है सत्ता का विभाजन। मतलब लोकतंत्र में है ना सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र का जो सिद्धांत ही है सत्ता का विभाजन करना। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में है ना सत्ता के जो मतलब सत्ता जिनके हाथों में केंद्रित होते हैं वो होते हैं जनता, है ना, सबसे अधिक पावर उन्हीं के पास होता है। ठीक है, लोकतंत्र में जो सत्ता के मतलब सारी शक्तियाँ और सारे स्रोतों का जो भोग करने वाले होते हैं वो जनता होते हैं, है ना। और जनता के हर जनता के पास यहाँ पे अधिकार है ना, यानी सभी जनता के पास मतलब सरकार है ना, सब अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे है ना सत्ता का विभाजन हो सकता है ना, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो देखते हैं मतलब लोकतंत्र में लोकसभा है, राज्यसभा है ना, विधानमंडल है, विधान परिषद है, स्थानीय प्रशासन है। तो लगभग इसी तरीके से लोकतंत्र में जो है सत्ता का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सार्वजनिक फैसलों में लोकतंत्र में जो होता है, देखिए लोकतंत्र में सरकार अगर कोई फैसला लेता है तो उसमें सभी जनता के मतों को ध्यान में रखा जाता है। जानते हैं कि हमारे देश भारत में है ना सरकार जो चलता है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। हम लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं, है ना, जो मतलब हम लोग वैसे ही प्रतिनिधियों का चयन करते हैं जो हमारी बात को सुने, है ना, जो हमारी बात को समझे, जो हमारी बात को सरकार तक रखे, जो हमारी समस्याओं का समाधान करे। तो जब वो शासन में बैठते हैं, जब वो संसद में बैठते हैं किसी निर्णय लेने के लिए या कोई नियम बनाने के लिए, तो सभी अपने अपने क्षेत्रों के माने सभी जो सांसद होते हैं, सभी जो विधायक हैं, है ना, सब अपने अपने क्षेत्र के जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हैं कि अगर ऐसा नियम बने तो क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो यही बात कहा जाता है कि देखिए पहले के दिनों में राजतंत्र में और साम्यवादी व्यवस्था में ये सब कहा जाता है कि शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहना चाहिए, शक्ति का बंटवारा नहीं हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र का आधार ही है सत्ता का विभाजन। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सारा शक्ति और सारा स्रोत भोग करने वाले कौन होते हैं, जनता होते हैं, है ना, और सभी के सार्वजनिक फैसलों में भागीदारी होता है। चूँकि देखिए जैसे अब देखिए समझिए कि लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को है ना स्थान देता है सत्ता में। देखिए जैसे जानते हैं कि हमारे जैसे पूरा प्रकृति का नियम ही है ना, कि विविधता मानव समाज का जो है अनिवार्य गुण है। कहने का मतलब है कि देखिए आज मतलब कभी भी है ना मतलब विभिन्नता तो हर समाज में है, मैंने पूरे प्रकृति में विभिन्नता है ना एक तरह के पेड़ है ना एक तरह का मतलब है ना, हर नदी का जल का रंग अलग अलग है। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब कि हर नदी का है ना रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, यहाँ पे मनुष्य अलग अलग है। मतलब विभिन्नता क्या है, विविधता मानव का गुण है
मानव, है ना, अनिवार्य गुण है। और मानव सभ्यता सोच लीजिए कि है ना कि मानव सभ्यता के दीर्घकालीन विकास के लिए, है ना, लंबे समय से जो विकास में जो योगदान है, रंग, जाति, धर्म पर विभिन्न समूह, मतलब विभिन्न समूहों का निर्माण हुआ है। तो जब लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, है ना, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे अगर लोगों को जब पहचान नहीं मिलता है, सत्ता में साझेदारी नहीं मिलता है, तो लोगों में असंतोष का भावना आ जाता है, लोगों में टकराव उत्पन्न होने लगता है ना, लोग दंगे करने लगते हैं। तो इसी कारण से, है ना, अधिकतर देश, विश्व का जो अधिकतर देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज़्यादा सफल मानता है। समझ रहे हैं ना बात को? यानी कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक देश में जनता की हर बात को सुना जाता है ना, और मतलब सभी के फैसलों को ध्यान में रखा जाता है। और इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों, विभिन्न इच्छाओं वाले लोग, है ना, विभिन्न मान्यताओं वाले लोग, सब में अंतर होता है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र सबको जोड़ के रख रहा है। ठीक है। और कहा जाता है कि मतलब जितना भी समाज समूहों का इच्छा हो गया, पसंद हो गया, हित हो गया, ज़रूरत हो गया, है ना, सब लोग अपने अपने प्रतिद्वंद्विता संघर्ष के रूप में चल रहे हैं, सब लोगों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसी देखिए इतना सारे समस्या है ना, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, है ना, नस्ल, रंग, रूप, रंग, आकार, सब चीज़ है। तो इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए, सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए, है ना, लोकतंत्र में ऐसा शासन प्रणाली बनाया जाता है ना, जहाँ पे, है ना, लोगों का मतलब लोगों का ध्यान रखा जाए, लोगों की समस्याओं को समाधान किया जाए। मतलब कहीं भी देखिए जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे ऐसा शासन प्रणाली नहीं हो सकता है जहाँ पे किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन हो। मैंने कोई भी सरकार तानाशाह नहीं बन सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि देखिए सत्ता में साझेदारी, कहा जाता है कि देखिए विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, है ना, विभिन्न जाति धर्म, लिंग, है ना, क्षेत्र वाले लोगों के बीच सत्ता में साझेदारी होता है। तो सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब देखिए, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, मतलब शासन ऐसा बनाया जाता है कि कोई भी कमजोर वर्ग पे शक्तिशाली वर्ग मतलब हावी ना हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कहीं कोई देश कहता है अपने आप को कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वहाँ पे कमज़ोर वर्ग को सताया जा रहा है शक्तिशाली वर्ग के द्वारा या अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा, तो समझिए उस देश में लोकतंत्र तो है नहीं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था यही सिखाता है। लोकतंत्र में लगभग, है ना, हर वर्ग के लोगों को, हर जाति, हर धर्म के लोगों को, है ना, सत्ता में साझेदारी करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए लोकतंत्र में जैसे विभिन्न भाषा समूह, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र समूह, है ना, सब लोग सत्ता में बंटवारा किया करते हैं। जैसे बेल्जियम में देखे थे फ्रेंच और डच भाषा में सत्ता बट गया था, है ना। विश्व के बहुत सारा संविधान, विश्व में बहुत सारे देश के संविधान में महिलाओं को भी सत्ता में आने का मौका मिलता है ना। महिलाओं को भी प्रशासनिक अधिकारी, है ना, और आपको जो लगभग संसद में भाग लेने का अधिकार देता है। उसके बाद आपको संविधान में इतने सारे मतलब प्रावधान किए गए हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, कमजोर समुदाय के लिए। ठीक है। तो लोकतंत्र में उद्योगपति, किसान, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, सब लोग, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति एक पैसा से बन गया वही काम कर सकता है। हो सकता है कि मतलब कोई व्यक्ति अच्छा चित्रकार है तो अच्छा नेता ही बन जाए, कोई अच्छा गायक है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा, है ना, नेता है तो कुछ और बन जाए। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में सभी प्रतिनिधि बन सकते हैं जिनके अंदर योग्यता है, जो जनता की बातों को अच्छी तरह से सुन सकते हैं, जो जनता की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, है ना, जो जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रख सकते हैं। ठीक है। और जो सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाल सकते हैं, तो वो लोग जनता, मतलब वो लोग जो हैं, है ना, शासन में भागीदारी कर सकते हैं, प्रतिनिधि बन सकते हैं। तो देखिए लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का जो सबसे जीवंत स्वरूप है ना, सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप किसके माध्यम से होता है? वह है राजनीतिक दल। कौन है? राजनीतिक दल। यानी कि लोग राजनीतिक दल के माध्यम से ही सत्ता में तो साझेदारी करते हैं, है ना। तो देखिए राजनीतिक दल क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो राजनीतिक दल का मतलब होता है कि लोगों का वैसा संगठित समूह, है ना, या लोगों का वैसा समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है। मतलब हम वैसे दल को, मतलब वैसे समूह या वैसे दल को राजनीतिक दल कहेंगे या राजनीतिक समूह कहेंगे, है ना, जिनका उद्देश्य चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का होना चाहिए, है ना। तो देखिएगा सभी तरह के राजनीतिक दल हैं, है ना, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं, कंपटीशन के भाव में काम करते हैं, है ना। हर व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब है कि अगर देखिए अगर आपस में प्रतिद्वंद्विता रहता है तो निश्चित है कि शासन कभी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा, एक समूह के हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक, है ना, जब दो या दो से अधिक दलें मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है तो सत्ता में साझेदारी कहलाता है। यानी कहने का मतलब है ना, कि सत्ता में साझेदारी क्या कहते हैं? सत्ता में साझेदारी का सबसे प्रत्यक्ष रूप आप देख सकते हैं जब राज्य में या देश में इलेक्शन हुआ और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है,
तो जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, साझेदारी करते हैं और तब जाके सरकार का, है ना, संचालन करते हैं। देखिए, तो सत्ता की साझेदारी का सबसे स्वरूप क्या है, गठबंधन के दौरान देखने को मिलता है। जब देखिएगा उसमें बहुत सारे लोग, है ना किसी को धर्म का पता है, ना जाति, ना लिंग, है ना, सब लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। यही मतलब राजनीतिक दल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा यही अच्छाई है ना, कि मतलब यहाँ पे राजनीतिक दल के माध्यम से लोग मतलब सत्ता में साझेदारी करते हैं, जिसमें एक दल में नहीं भी तो हर धर्म के लोग जुड़े रहते हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े रहते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पार्टी मिल ही नहीं सकता है आपको भारत में जिसमें सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि सत्ता का साझेदारी का सबसे प्रत्यक्ष रूप कहाँ दिखता है, गठबंधन के समय, है ना, जब 2 या 2 से अधिक दल मिल करके, है ना, चुनाव लड़ते हैं या सरकार का गठन करते हैं। तो ये कहा जाता है कि देखिए, जब विभिन्न विचारधारा और विभिन्न सामाजिक समूह, है ना, सत्ता में साझेदारी से क्या समझते हैं, तो लिख सकते हैं कि जब विभिन्न विचारधारा, है ना, और विभिन्न सामाजिक समूहों, जब क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले, है ना, मतलब राजनीतिक दल एक साथ मिल करके, मतलब चाहे क्षेत्र वाला दल हो या राजनीतिक दल, मतलब राष्ट्रीय दल हो, सब लोग जब मिल करके एक सरकार के एक स्तर पे, है ना, सरकार के एक स्तर पे सत्ता में जब साझेदारी करते हैं तो इसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो सत्ता का साझेदारी का सबसे प्रत्यक्ष रूप क्या कहते हैं, कब दिखता है, जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर गठबंधन करके सरकार चलाते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक दल, है ना, मिल करके गठबंधन करते हैं या सरकार का निर्माण करते हैं तो उसे भी सत्ता में साझेदारी कहते हैं। यानी तो ऐसे भी लिख सकते हैं जब विभिन्न विचारधारा, विभिन्न सामाजिक समूहों, है ना, वाले राजनीतिक दल क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर, है ना, सरकार के एक मतलब स्तर पर साझेदारी करते हैं, है ना, गठबंधन करते हैं, तो इसे सत्ता का साझेदारी कहते हैं। तो सत्ता में साझेदारी किसके माध्यम से संभव है, राजनीतिक दल के माध्यम से, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब सत्ता में साझेदारी जो है लगभग आपका किया जाता है। तो में सत्ता में साझेदारी ऐसा होता है जिससे उसके बाद देखिए लोकतंत्र में विभिन्न हित यानी कि विभिन्न भलाई वाले, विभिन्न, है ना, मतलब नजरिए यानी विभिन्न सोच वाले व्यक्ति भी संगठित तरीके से, है ना, राजनीतिक दल के अलावा जन संघर्ष का काम करते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे नेपाल में मतलब राजशाही सत्ता का अंत होना, बोलीविया का जल युद्ध, महिलाओं के लिए रक्षण की सुविधा, सूचना के अधिकार आंदोलन, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में मिलते हैं। देखिए, जैसे सरकार का जो अंग होता है, देखिए कहने का मतलब है कि लोकतंत्र ये बताया कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे होता है, राजनीतिक दल के माध्यम से होता है। और कब देखने को मिलता है, जब कोई भी मतलब जब 2 या 2 से अधिक दल गठबंधन करके सरकार का निर्माण करते हैं तब, है ना। या जैसे कह सकते हैं कि जब विभिन्न विचारधारा, विभिन्न सामाजिक समूह, विभिन्न स्थानीय, है ना, मतलब विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल सरकार के एक स्तर पे मतलब सत्ता में साझेदारी करते हैं तो क्या कहते हैं, सत्ता का साझेदारी कहते हैं। तो यही बात बताया कि लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में दबाव समूह भी काम करता है। दबाव समूह का मतलब होता है कि वैसा समूह जो सरकार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, दबाव समूह का मतलब क्या होता है ना, मतलब कि वैसा समूह जो सरकार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने का काम करता है ना, जनता की बातों को रखता है। तो दबाव समूह के द्वारा भी जन संघर्ष किया जाता है। हो सकता है कि मतलब वे अपने लिए नहीं बल्कि सर्वमान्य हितों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। जबकि नेपाल में जैसे बताया, नेपाल में एकाधिकार हो गया, ठीक है, और आपका लगभग, है ना, उसके बाद महिलाओं के लिए आंदोलन हो गया, सूचना का अधिकार आंदोलन हो गया, बहुत सारा इसका उदाहरण है। तो लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा हर स्तर पे अलग तरीके से होता है, हर तरीके से सत्ता में साझेदारी करते हैं लोग। तो देखिए, लोकतंत्र में सरकार का जो सारा शक्ति है किसी एक अंग के पास होता नहीं है, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के पास बंटवारा हो जाता है। जैसे कि हमारे देश भारत में, है ना, सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग जानते ही होंगे, है ना, सरकार के अंग कौन कौन है, 3। एक होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और लास्ट में तीसरा न्यायपालिका। तो लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी होता है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी एक अंग के पास, सरकार के किसी भी एक अंग के पास सारा शक्ति नहीं होता है ना, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बढ़ जाता है। जैसे हमारे देश में कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो तीनों के बीच बढ़ जाता है। तो इससे होता क्या कि देखिए, मतलब इसमें लोग हर स्तर के लोग अपने अपने मतलब शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदारी करते हैं, है ना। और इससे होता क्या है कि ऐसे होगा क्या, किसी भी एक अंग के पास, है ना, सत्ता के मतलब सत्ता का जमाव नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि सत्ता का जमाव भी नहीं होगा, यानी कहने का किसी एक के पास ज़्यादा अधिकार भी नहीं रहेगा और ज़्यादा अधिकारों का दुरुपयोग का संभावना भी खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब सरकार के विभिन्न स्तरों पे, सरकार के विभिन्न अंगों पर, है ना, विभिन्न अंगों के पास सरकार सत्ता का जब बंटवारा कर देते हैं हम लोग, तो उससे होता क्या है कि शक्ति सबके पास बट गया बराबर, है ना। और इससे होगा क्या कि अगर कोई एक,
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में से कोई एक अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो तुरंत ही दोनों इन पे सवाल उठाएंगे, है ना। ऐसे होता क्या है कि शक्तियों के दुरुपयोग होने की संभावना लगभग खत्म हो जाता है ना। इसका नियंत्रण और संतुलन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए कहा जाता है कि जब सरकार के, ध्यान रखिएगा, है ना, जब सरकार के अंगों के स्तर के आधार पर, यानी अंगों के माने सरकार, है ना, सरकार के विभिन्न अंगों में जब सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो सर इस मतलब ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का, है ना, क्षैतिज वितरण कहते हैं। देखिए सत्ता के क्षैतिज वितरण, दो तरह का वितरण पढ़ना है आपको इसमें, सत्ता के क्षैतिज वितरण। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण का मतलब होता है कि जब सरकार के विभिन्न अंगों, है ना सर, जब सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, इस प्रकार के वितरण को, है ना, मतलब सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। यानी कि अर्थात कहने का मतलब है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार पर जब सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है तो इसको कहेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण। यानी सरकार के अंगों के आधार पर जब बंटवारा होगा सत्ता का तो क्षैतिज वितरण, याद रखिएगा। क्षैतिज वितरण का मतलब सरकार के अंगों के आधार पर सत्ता का बंटवारा, सरकार के अंगों के आधार पर, अंगों के आधार पर सत्ता का बंटवारा। तो ऐसे बंटवारे को क्या कहेंगे, सत्ता का क्षैतिज वितरण। लेकिन एक होता है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण। इसका मतलब होता है कि जब सरकार के विभिन्न स्तरों पर, यानी कहने का मतलब है कि सत्ता में देखिए पहले कार्यप्रणाली का आधार क्या है, क्षैतिज वितरण, जब सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। दूसरा आपका है ना, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें देखिए, इसमें सरकार अलग अलग स्तर पर बढ़ जाती है, जैसे प्रांतीय और क्षेत्रीय। तो जब सरकार के मतलब स्तरों पर, यानी सर कहने का मतलब है कि जब सरकार अलग अलग स्तर पर, है ना, जब सरकार के अलग अलग स्तर पे सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो उसे कहेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी कि प्रांतीय स्तर पे अलग सरकार है, क्षेत्रीय स्तर पे अलग सरकार है ना, दोनों के बीच में सत्ता का बंटवारा अलग अलग तरीके से हुआ है ना। यानी कहने का मतलब है कि सत्ता के वैसे बंटवारों को हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे जहाँ पे सत्ता का बंटवारा एक लिखित दस्तावेज के द्वारा होता है और जहाँ प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकार अलग अलग काम करती है। मतलब कहने का मतलब है जब सत्ता का बंटवारा सरकार के प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है और एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से किया जाता है तो उसे कहेंगे सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है ना। तो कहने का मतलब देखिए, इसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कहने का देखिए, हमारे देश में केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे, है, 3 स्तर पे सरकार का बंटवारा है, केंद्रीय, है ना, राज्य और स्थानीय स्वशासन। उस सब राज्य का अपना अपना है। तो सत्ता के इस बंटवारे को हम संघवाद के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, संघवाद, जो आधुनिक लोकतंत्र का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। संघवाद आज लगभग हर देश में, लगभग अधिकतर देशों का शासन प्रणाली, कार्य प्रणाली है ना, जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था जो है मतलब एकात्मक शासन को उल्टा है, जहाँ पे एक दल का शासन होता है, जहाँ पे एक मतलब राजतंत्र होता है, वैसे का एकदम उल्टा है ना। मतलब कहने का जैसे शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन काम करती हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब यही निकला कि सत्ता का बंटवारा जब सरकार के अंग के आधार पर होगा तो उसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, और जब सरकार के अलग अलग स्तर के आधार पर होता है, यानी कि प्रांतीय स्तर पे अलग, क्षेत्रीय स्तर पे अलग, है ना, और एक लिखित दस्तावेज के द्वारा होता है तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो था, है ना, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता के क्षैतिज वितरण आप समझ गए होंगे, है ना। तो पहले समझे कि सत्ता का साझेदारी कैसे होता है। तो सत्ता की साझेदारी क्या है, जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिल करके, है ना, गठबंधन करके सरकार का निर्माण करते हैं तो सत्ता में साझेदारी करते हैं। या नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब विभिन्न विचारधारा, है ना, विभिन्न सामाजिक समूह, है ना, और विभिन्न सामाजिक समूह और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले दल, मतलब स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ मिल करके सरकार के एक स्तर पर, है ना, सत्ता में जब साझेदारी करते हैं तो सत्ता में साझेदारी करते हैं, है ना। सत्ता में साझेदारी के स्वरूप मैंने 2 तरह की कार्य प्रणाली काम करता है, एक क्षैतिज वितरण, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। इससे क्या है, इससे करने के फायदे क्या हैं। तो इससे फायदा आपका एक ही है ना, कि इससे मतलब शासन का दुरुपयोग, शक्तियों का दुरुपयोग घट जाता है और शासन अच्छा तरीके से किया जा सकता है ना। तो हमारे देश में दोनों स्तर का है, क्षैतिज वितरण भी है और ऊर्ध्वाधर वितरण भी है। ठीक है ना। तो लगभग आपके देखिए हमारे देश में केंद्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर 3, मतलब केंद्रीय पे भी है, राज्य स्तर पे भी, क्षेत्रीय स्तर पे भी सत्ता का बंटवारा किया गया है, जिसे हम इसे संघवाद के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए संघवाद का कुछ विशेषता भी होता है। जैसे संघवाद का सबसे पहला विशेषता है कि देखिए संघवाद में दोहरी सरकार होती है। केंद्र स्तर पे अलग सरकार काम करती है और, है ना, दूसरा प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार कह सकते हैं। तो प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकार अलग तरह का काम करती है।
यानी केंद्रीय स्तर का जो सरकार होता है उसका विषय अलग है और प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकार के मतलब का विषय अलग होता है। दूसरा है कि प्रत्येक स्तर की सरकार, पहला देखिए संघवाद का जो विशेषता पहला क्या हो गया कि संघवाद में दोहरा सरकार होगा, केंद्र स्तर पे अलग, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पे अलग, दोनों का विषय भी अपना अपना अलग अलग होता है। दूसरा कि देखिए इसमें प्रत्येक क्षेत्र को अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान होता है, नहीं छूट होता है, स्वतंत्रता होता है अपने अपने कार्यों के लिए, लेकिन अपने अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होते हैं, लोग उत्तरदायी होते हैं। और कोई काम कर, जैसे केंद्रीय स्तर पर सरकार अलग तरह के काम कर रही है, कोई काम करे तो उसका जवाबदेही केंद्रीय सरकार देंगी, है ना। प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर सरकार काम करे तो उसका जवाबदेही प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार देगा, इस तरीके से, ठीक है ना। और संघीय शासन का सबसे बड़ा विशेषता है ना कि इसमें जो सत्ता होता है केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अंगों के बीच में बढ़ जाता है। संघीय शासन में सत्ता क्या होता है, मतलब विभिन्न अंगों के बीच में बढ़ जाता है। दूसरा है कि इसमें मतलब अलग अलग स्तर की सरकार जो होती है एक ही नागरिक समूह पर शासन करता है। देखिए केंद्रीय स्तर पर सरकार अलग होता है, राज्य स्तर पर सरकार अलग होता है, लेकिन शासन एक ही जनता पे है कि नहीं, एक ही नागरिक समूह पे है। इस देखिए दूसरा क्या है कि देखिए इससे संघवाद में फायदा क्या है कि इससे नागरिक को दोहरा पहचान मिलता है। जैसा कि पहले देखिए जैसे हम लोग अपने भारतीय हैं, सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, उसके बाद हम लोग बिहारी है, बिहार है तो बिहारी के हैं, मतलब बिहारी हैं, है ना। कोई बंगाल का है तो बंगाली है ना, उड़ीसा का है तो उड़िया है, इस तरीके, तमिल का है, तमिलनाडु का है तो तमिल है, इस तरीके से। तो इसमें संघवाद में नागरिकों को दोहरी पहचान होता है, यानी कि ये कोई अपने क्षेत्र के होते हैं, दूसरे अपने राष्ट्र के होते हैं। जैसे कि कोई बिहारी, बंगाली, मराठी, लेकिन सब लोग क्या हैं, पहले भारतीय हैं, ठीक है ना। इसके बाद है कि देखिए दोहरे स्तर पर जो शासन का जो बंटवारा किया जाता है ना, विस्तृत का जो व्यवस्था है वह लिखित संविधान में ही संभव है। यानी संघवाद का जो विशेषता वही बढ़ रहे हैं, है ना, कि संघवाद में सरकार केंद्र स्तर पे अलग, राज्य स्तर पे अलग अलग होता है, तो सब बंटवारा है ना किसके द्वारा होता है, मतलब लिखित संविधान के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ा एक और बात है कि इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। और यह न्यायपालिका का काम क्या है कि संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों और विभिन्न अंगों पर नियंत्रण रखना, है ना। और मतलब यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों के बंटवारे को मतलब जो समस्या होता है उसको सुलझाने का प्रयास ही करते हैं। यानी केंद्र सरकार किस विषय पे कानून बनाएगा, किस विषय पे काम करेगा, राज्य सरकार किस विषय पे काम करेगा, तो दोनों के बीच में समस्या होता है, सुलझाता कौन है, न्यायपालिका। तो इस तरीके से आपका संघवाद का विशेषता क्या क्या हो गया, इसमें दो स्तर का सरकार होता है, इसमें नागरिकों को दोहरा पहचान मिलता है, अपने क्षेत्र के भी हैं और साथ साथ भारतीय भी हैं। दूसरा है ना संघीय सरकार में होता क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र को अपने अपने स्वायत्तता प्रदान होता है ना। और यहाँ पे संविधान द्वारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया जाता है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर जो सरकार के बीच में समस्या होता है उसका मतलब समस्या का सुलझाने का काम कौन करते हैं, न्यायपालिका करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका है संघवाद का विशेषता खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा और इसके बाद आपको अगले वीडियो में इससे आगे समझाया जाएगा।